चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी विथ वेटेज। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी विथ वेटेज। लास्ट वीडियो में आपने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट्स, जिसमें आपने जाना किसी दो डाइस या दो से अधिक सिक्के ले, आप डाइस लें, साथ साथ हम उसे टॉस करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, किसी भी अपर मोस्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो अगर उस वीडियो देखने की इच्छुक हो तो आपको आई बटन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी विथ वेटेज में हम ये देखेंगे कि आप कभी कभी लेते हो कि जो प्रोबेबिलिटी होने की संभावना जो होती है और ना होने की संभावना जो होती है वो इक्वल होती है। जैसे आपने एक सिक्का लिया, इस तरफ हेड है और पीछे तरफ हमारा टेल है, ठीक, समझ में आया। इसमें होने की संभावना क्या है, हेड आने की संभावना क्या है 1/2 और हेड ना आने की संभावना भी 1/2 है, मतलब टेल आने की संभावना। तो हम यहां पर देखते हैं कि कभी कभी किसी किसी केस में जो होने की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, वो न होने की संभावना के बराबर आता है। बट कुछ ऐसी केसें भी हैं जिसमें जो होने की संभावना हो वो न होने की संभावना के डिफर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम डाइस की बात कर लें तो यहां पर हमने ले लिया implies that सपोज यहां पर हमने माना we have a dice, ठीक। अगर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन लिया जाए, हमारे पास एक डाइस है, ध्यान समझना, डाइस में 6 फेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं, डाइस में 6 फेज हैं। इसमें मान लो 5th अपर मोस्ट आने की संभावना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन अपर मोस्ट 5 नंबर के ऊपर आने की संभावना कितनी है, कितने फेज हैं 1, अपर है तो एक फेज में ही तो 5 होंगे, टोटल फेज अपान में 6, ठीक। बट अगर हम देखें यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल होने की संभावना क्या है, फेल होने की संभावना ये क्या है कि मतलब अपर मोस्ट 5 लिख लेंगे, अगर आप कुछ भी लिख सकते हैं ऊपर, चाहे जो भी आ जाए, मतलब ये कि ऊपर 5 आने की संभावना 1/6 होगा, 5 आने की संभावना 1/6 होगा। बट 5 ना आने की संभावना क्या हो सकता है, 5 ऊपर ना आने की संभावना क्या होगा, अरे 5 के अलावा क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 6 आ सकता है। तो मतलब ये ऊपर 5 आया है तो ठीक है, ये 5 आया, मान लीजिए एक डाइस आपने टॉस किया, ऊपर 5 आ गया, लेकिन बाकी ऊपर नहीं आए, मतलब 2 3 4 6 और 1, ये सब ऊपर नहीं आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, 5 ना आने की संभावना क्या होगी। तो कितना डाइस है 1, डाइस कितना है 1, मतलब 1 बार टॉस किया गया, जितनी बार टॉस किया जाएगा उतने टाइम्स हम लेंगे। कितनी बार टॉस किया गया 1 टाइम्स टॉस किया गया। अगर उसमें से हम मतलब टोटल कितनी बार टॉस किया गया उतना समझिए, उसमें से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन घटा दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन घटा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल आ जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन घटा दीजिए तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 6 - 1/6, मतलब 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल क्या आया 5/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन क्या आया 1/6, मतलब 5 को ऊपर आने की संभावना 1/6 होगी, बट 5 को ऊपर ना आने की संभावना 5/6 हो सकती है। यहां पर देख रहे हैं दोनों में डिफर हो रहा है, क्लियर। अगर हम इसे n टाइम्स, एक ही बार हमने टॉस किया था, अगर इसे हम n टाइम्स टॉस करें तो यहां पर 1 की जगह क्या लिख देंगे n, समझ में आया, क्लियर। यहां पर हम मान लेते हैं लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन इक्वल टू, होने की संभावना हमने a मान लिया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल या फेल्योर इक्वल टू बी, ये हमने
माना, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इक्वल टू हमने बी माना। अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन इसको ए अगर माने तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 माइनस ए आ रहा है, बी की वैल्यू क्या आ रहा है 1 माइनस ए, इसलिए लिखेंगे 1 माइनस ए। देन क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट्स फ्रॉम probability of composite events। probability of composite events क्या बोलता था कि अगर हम R इवेंट के लिए probability निकालें, S इवेंट के लिए probability निकालें तो PR कामा S क्या हो जाता था, PR मल्टीप्लाई में PS। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था। तो वैसे यहाँ पर probability होने की संभावना और ना होने की संभावना, यहाँ पर दो probability थी, एक यस इवेंट था, एक हमारा आर इवेंट था, तो वो एक इवेंट हुआ करता। तो यहाँ पर दो भी इवेंट इसमें भी है, एक होने की संभावना है, एक न होने की संभावना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, बोलो हाँ या ना। जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी हमारी वो क्या आएगी, ए मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में ए। ऐसे अगर हम कई बार टॉस करें आर टाइम्स ये ए आने की संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं तो ए मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में ए, ऐसे आर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन होने की जब संभावना है, अगर हम आर टाइम्स उसे टॉस कर रहे हैं, सिक्कों को टॉस किए जा रहे हैं तो आर टाइम्स होगा ना। और अगर हम बी के लिए निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन तो बी मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में बी, ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा, एक टाइम आएगा तो एन माइनस आर टाइम्स। क्लियर है कैसे, क्योंकि हमने एक डाइस लिया, जिसे हमने n टाइम्स टॉस किया, ठीक। अगर हम n टाइम्स टॉस करेंगे तो उसमें से हमने देखा कि एक बार प्रोबेबिलिटी ए आई, दूसरी बार भी है, मतलब r टाइम्स तक हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन हो रहा है। इसमें मान लो अपर मोस्ट में 5 r टाइम्स तक आया, लेकिन अगर हम न होने की संभावना निकालें तो अगर इसमें r टाइम्स में ऊपर 5 आया तो कितनी बार नहीं आया, n में से r को घटा दो, उतनी बार नहीं आया, n में से r को घटा दिया ना। मतलब हमने एक बार कॉइन्स को टॉस किया, यहाँ पर हम लिए हैं क्या, एक डाइस को टॉस किया, टॉस करने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन मिल गया, दूसरी बार टॉस किया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन मिल गया, तीसरी बार टॉस किया फिर यही मिल गया, चौथी बार किया फिर यही, या तो ये मिल गया, ऐसे मिलता चला गया। मतलब अगर हमें r टाइम्स में 5 अगर देख लें या 3 देख लें या 2 देख लें, 2 की संख्या n बार हमने टॉस किया था उसको, तो 2 की संख्या हमें r टाइम्स मिली, तो जो न होने की संभावना है n में से r को घटा दो। जैसे रमेश है और महेश है, ठीक, रमेश है और महेश है, नीचे हमारे 5 लड्डू दिए गए हैं ना, 5 लड्डू दिए गए हैं, रमेश ने इसमें से 3 खा लिए, तो महेश को कितना मिला, 5 माइनस जितने रमेश ने खाया 2 लड्डू मिला, यही तो होता है। तो इसमें कैसे मिला कि हमने इसको n टाइम्स टॉस किया, जिसमें से r टाइम्स क्या आया, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन, ए को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन लिखा है, और n माइनस आर टाइम्स तब हमारा आएगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। ठीक, क्लियर, समझ में आया। हटा दे इसको। आप सिंपली लिख सकते हैं, सिंपली फॉर्म इसका कि a मल्टीप्लाई में r टाइम्स हुआ है तो a की पावर r लिख सकते हैं, r बार गया है, और b मल्टीप्लाई ऐसे देखो, b अगर 10 बार लिखा हो तो b पावर 10, b अगर n बार लिखा हो तो b पावर n, b यहाँ पर n माइनस r बार लिखा हुआ है तो b पावर n माइनस r लिखा जा सकता है। अगर हम लिखें इन टर्म ऑफ NCR तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू NCR a की पावर r b की पावर n माइनस r, ये हो जाएगी। ठीक,
अगर हम NCR के टर्म में लिखें। और NCR की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, ये NCR की वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई में a की पावर r b की पावर n माइनस r। क्लियर है, क्लियर है। अब अगर हम रखना चाहें r की जगह हम 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें, रख सकते हैं। तो हम n टाइम्स तो टॉस ही कर रहे हैं, तो हम एक एक सभी के लिए निकाल पाएंगे। अगर हम 1 रखेंगे तो फर्स्ट के लिए निकलेगा, 2 रखेंगे तो सेकंड के लिए निकलेगा, तो निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने। अगर हम NC0 के लिए मान लीजिए 0 के लिए, तो क्या आएगा, r की जगह आप 0 रख दीजिए, क्या हो जाएगा a की पावर 0 इंटू बी की पावर n माइनस 0 होगा, प्लस में NCR की जगह 1 रखिए, a की पावर 1 इंटू बी की पावर n माइनस 1, प्लस में NC2 a की पावर 2 b की पावर n माइनस 2 होगा। ऐसे करते करते हमारा हो जाएगा NCR टाइम्स, या फिर आप r की जगह r ये अगर n तक पहुंच जाए, मतलब r टाइम्स आपकी अगर ये करते करते n टाइम्स तक चला जाए, तो NCN इंटू a की पावर r तो है ही, r की जगह हम n रख देंगे, b की पावर n माइनस n कर देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। अब देखिएगा, देखो हमने किया क्या, r की जगह हमने 0 to n रख दिया बस, और कुछ नहीं किया। r की वैल्यू हमने r टाइम्स तक हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन मिला था, n माइनस r टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल मिला था। तो हमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन 0 से रखना स्टार्ट किया, n तक रख दिया, क्योंकि n बार हमने टॉस किया था। तो r की जगह पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, ऐसे करते करते n टाइम्स हमने रख दिया। अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी हो NC0 की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं कि NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर NC0 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान में 0 का फैक्टोरियल n माइनस 0 का फैक्टोरियल। हम जानते हैं फैक्टोरियल n तो हमारा फैक्टोरियल है ही, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, n माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब n माइनस 0 वैल्यू n ही है, बराबर 1। तो NC0 की वैल्यू हमारी आती है 1। नोट करिए इसको, ये वैल्यू नोट करिए, NC0 की वैल्यू 1। इसी तरह अगर हम बात कर लें NC1 की, NC2 की, तो उसकी भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप वैसे ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर NC1 की वैल्यू निकालना चाहें तो फैक्टोरियल n अपान में 1 का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n की जगह फैक्टोरियल n अपान 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये ऐसे हमारा निकलता चला जाएगा। अगर हम बात कर ले यहीं पर NCN की, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल n हमारा है ही, n माइनस n मतलब 0 का फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, तो आप करो क्या, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n मतलब 1 ही वैल्यू आती है। मतलब NC0 की भी वैल्यू 1 एंड NCN की भी वैल्यू हमारी 1 ही आती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 आई थी, एक पावर 0 की भी वैल्यू 1, तो B की पावर n माइनस 0 करेंगे तो n आएगा, प्लस में NC1 A पावर 1 इंटू बी पावर n माइनस 1, प्लस में NC2 A की पावर 2 B की पावर n माइनस 2, प्लस में सो आने से बढ़ता चला जाएगा। तो NCN की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, a की पावर n है, b की पावर n माइनस n मतलब b की पावर 0, 0 वैल्यू 1, तो a की पावर n बचता है। ये है हमारी जो प्रोबेबिलिटी आई, कुछ ऐसा आया, जो कि अगर हम देखें तो एक प्रकार से बाइनोमियल एक्सपेंशन दिख रहा है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n का। आप देखिए a प्लस बी की पावर n का, विच इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n का। a प्लस बी की पावर n का क्या है, ये
हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अगर a प्लस बी की पावर n करते हो ना फिर भी यही आता है, मतलब ये इतना b की पावर n प्लस nc1 a की पावर 1 b की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 a की पावर 2 b की पावर n माइनस 2। a प्लस बी लिखे या फिर b प्लस a लिखे, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, b प्लस a। इसका क्या है, एक प्रकार से बाइनोमियल एक्सपेंशन है। नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो जिसे हम इसको हम बोल सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन जब मिल रहा है तो इसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, विच इज आल्सो नोन एज, लिख सकते हैं विच इज आल्सो नोन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नोट कर लीजिए, क्लियर। तो हमारा फार्मूला फाइनली क्या मिला, p इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r n माइनस आर फैक्टोरियल एक पावर r b पावर n माइनस आर। इसी पे अब और क्वेश्चंस करेंगे, सो नोट डाउन करें फटाफट से। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी बच्चे तो क्वेश्चन देख के ही भाग गए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से मन लगा के पढ़िए। कोई सा भी क्वेश्चन टफ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है बस है बहुत छोटा सा। देखो कहा क्या रहा है कि अज्यूम दैट ईच फेज ऑफ ए 6 फेज डाइस, कोई 6 फेज डाइस होता है, डाइस हमारा 6 फेज होता ही मतलब उसके में 6 फेज होते हैं, इज इक्वली लाइकली टू लैंड अपर मोस्ट। कंसीडर ए गेम विच इन्वॉल्व द टॉसिंग ऑफ 5 सच डाइस। ऐसे ऐसे 5 डाइस को हमने टॉस किया है जो कि लैंड पे गिरे हैं, और अपर मोस्ट वाली जो वैल्यू बताई जा रही है वो नंबर ऑफ 4 अपीयर्स अपर मोस्ट, वो 4 है जो ऊपर दिख रही है। तो यहां पर कहा गया कि 5 डाइस हैं जो कि सिमल्टेनियसली एग्जैक्टली उसी टाइम पर क्या किए जा रहे हैं, वो टॉस किए जा रहे हैं, और टॉस करने पर जो 4 नंबर का है वो अपर मोस्ट आ रहा है। अब देखिएगा सॉल्यूशन, पहले इतना समझ लीजिए तो इतना सॉल्यूशन लिखते चलिए, ठीक। नंबर ऑफ लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी या द प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग कितना है, 1/6 होगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग जो होने की संभावना है वो 1/6 है किसी एक डाइस के लिए। कोई सा भी अगर हम एक डाइस ले लें उसके लिए होने की संभावना मतलब 4th आने की संभावना 1/6 है। बोलो हाँ या ना, कंफर्म। हम यहाँ पर कंपोजिट इवेंट्स वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ये निकालना है इन एग्जैक्टली 1 डाइस, किसी एक डाइस में नंबर ऑफ 4th आने की संभावना क्या होगी, चाहे जो भी होगा किसी एक डाइस में, वो सब चीज़ें निकालनी है। तो हम कंपोजिट इवेंट्स वाला नहीं लगाएंगे कि 4 नंबर लाना है तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/6, ऐसा नहीं करते। यहाँ पर समझिएगा चेंज है मेथड कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग किसी फॉर एनी वन, किसी एक के लिए क्या हो जाएगा 1/6, ठीक, क्लियर। और हैपनिंग के लिए इसकी वैल्यू 1 a होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग को हम a माने थे ना, इसको हम a माने थे, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग, इसको हमने b माना था, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर हम किसी एक डाइस के लिए ले रहे हैं तो 1 - 1/6 मतलब 5/6 आएगा। तो हम फार्मूला जानते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है p इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान में n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल इंटू a की पावर n b की पावर n माइनस आर, ठीक। ये तो होता है 1 पावर r इंटू b की पावर n माइनस आर। अब वैल्यू अगर रख देंगे तो फैक्टोरियल n अपान में n माइनस आर का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में a की वैल्यू क्या है आपकी 1/6 की पावर r मल्टीप्लाई में b की वैल्यू क्या है 5/6 की पावर n माइनस आर। ये प्रोबेबिलिटी आपकी हुई है। अगर अब हम फर्स्ट के लिए देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ डाइस कितने दिए जा रहे हैं, फर्स्ट के लिए हम देख रहे हैं नंबर ऑफ डाइस इक्वल टू 5 एंड आर की वैल्यू क्या होगी फॉर एग्जैक्टली 1 डाइस, किसी एक डाइस के लिए जो 4 होगा 4 टर्म वो ऊपर आना चाहिए, तो आर की वैल्यू 1,
किसी एक डाइस के लिए। अब इसी में आप वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू फैक्टोरियल एन की वैल्यू आपका है फैक्टोरियल 5 अपान में फैक्टोरियल R मतलब 1 का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, n की वैल्यू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में a मतलब जिसकी वैल्यू 1/6 है 1/6 पावर r की वैल्यू 1 इंटू में 5/6 पावर में n माइनस आर मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4। ठीक, ऐसे लिख सकते हो 5 माइनस 1। फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी नीचे हमारा डिवाइड में फॉर्म में फैक्टोरियल 4 आएगा और कट जाएगा। 1 फैक्टोरियल मतलब कुछ नहीं 1 ही आएगा। 5 माइनस 1 4 का फैक्टोरियल जो कि हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो 1/6 पावर 1 मतलब 1/6 मल्टीप्लाई में 5/6 की पावर 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 यहाँ भी है, 5 पावर 4 है, 5 पावर 5 अपान में 6 पावर 4 6 पावर 1 6 पावर 5 5/6 पावर 5 ये वैल्यू आ गई। बी में क्या दे रहा है, बी में कह रहा है इन एग्जैक्टली 2 डाइस, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ डाइस तो हमारे एग्जैक्टली 5 है ही। ये देखिए 5 सच डाइस टॉस किए जा रहे हैं। किसी 2 डाइस में हमारे 4 लाना है, मतलब आर की वैल्यू आप रखेंगे क्या 2, आप वैल्यू यहाँ पर रख देंगे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू फैक्टोरियल एन की जगह फैक्टोरियल 5 अपान में एन माइनस आर 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1/6 पावर आर पावर 2 एंड 5/6 पावर एन माइनस आर 5/6 पावर एन माइनस आर मतलब 5 माइनस 2। ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपान में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 2 2 जा 4 1 से कोई मतलब है ही नहीं। तो 1/6 स्क्वायर इंटू में 5 पावर 3 अपान में 6 पावर 3 होगा, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा हमारा 3 बचेगा। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो 5 इंटू 5 पावर 3 5 पावर 4 2 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई इधर है 6 पावर 2 6 पावर 3 6 पावर 5। क्लियर, समझ में आया, ये होगा आपका, ये 65 नहीं 6 पावर 5 है, याद रखना 6 पावर 5। 100% क्लियर हुआ, समझ में आया, आगे चले। चलो सी की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, थर्ड में या सी में आप ABC यूज करें तो C D कराएं एग्जैक्टली 5 डाइस में एग्जैक्टली निकालते हैं इक्वल टू 5 एंड R इक्वल टू 5। अब आपको वैल्यू रख के देखना है क्या आ जाएगा, P इक्वल टू फैक्टोरियल एन की वैल्यू 5 का फैक्टोरियल एन माइनस आर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1/6 पावर में 5 क्योंकि R की वैल्यू भी 5 है एंड 5/6 पावर 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल तो 1/0 का फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है एंड 1/6 पावर 5 तो 1/6 पावर 5 इंटू ऐसे इसको लिख सकते हैं ना 1/6 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 5 माइनस 5 मतलब 0 6 पावर 5 माइनस 5 मतलब 0 टोटल 0, ये तो भी हमारा 1 तो 1/6 पावर 5 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी सी वाले की। सो नोट डाउन करें फटाफट। डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है इन नन ऑफ द 5 डाइस कोई भी सा भी नहीं, मतलब 5 डाइस में से कोई सा भी नहीं इन नन ऑफ 5 डाइस मतलब न होने की संभावना यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर न होने की संभावना क्या होगी, तो न होने की संभावना हम क्या बता सकते हैं, जब हमारा एक डाइस के लिए था तो R इक्वल टू 1, 2 के लिए था 2, 5 के लिए था 5, न होने के लिए तो 0, तो n इक्वल टू 5 एंड R इक्वल टू 0 बोल सकते हो। इसमें वैल्यू रख दो P इक्वल टू फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 5 अपान n माइनस R n माइनस 0 n की वैल्यू 5 इंटू में 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1/6 पावर 0 R की वैल्यू 0 है 5/6 पावर n माइनस आर 5/6 पावर n माइनस आर n की वैल्यू 5 माइनस 0
क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई में 1 अपान 6 पावर 0 मतलब 1, इसकी वैल्यू 1 आई, मल्टीप्लाई में 5 अपान 6 पावर 5 माइनस 0 करेंगे 5 ही बचेगा ना, तो 5 अपान 6 पावर 5, इसकी वैल्यू 1 बची, क्या बचा हमें 5 अपान 6 पावर में 5। अगर हम ओवरऑल निकालेंगे इसको 5 पावर 5 करेंगे अपान 6 पावर 5 करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 0.4, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ में आया इतना, क्लियर हुआ? हटा दें इसको भी, नोट कर लिए इसको, हटा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार दे रहा है ई वाला कि इन एट लीस्ट 1 डाइस, किसी एक डाइस में ना कम से कम, मतलब पांचों में से कम किसी एक डाइस में फोर्थ आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ना आने की प्रोबेबिलिटी आपने देखा 0.4 था, किसी एक में आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.4, ओवरऑल में 0.6। ये समझ पाया कैसे हुआ? कम से कम किसी एक डाइस में आना चाहिए था, कम से कम किसी भी एक डाइस में ना, इन एटलीस्ट 1 डाइस, पांचों डाइस में से, तो पांचों डाइस के ना आने की संभावना क्या है 0.4, किसी में भी फोर्थ ना आने की संभावना क्या है 0.4, उसमें से किसी एक के आने की संभावना क्या हो जाएगी, अरे 1 में से 0.4 घटा दो, सिंपल सी बात खत्म।